नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम विश्व इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक राष्ट्रसंघ पर चर्चा करेंगे। आज हम राष्ट्रसंघ के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रसंघ का मुख्य कार्य शांति बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना था। अपने इस मूल कार्य की पूर्ति में जो विभिन्न कार्य उसे करने पड़ते थे, उन्हें हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रशासनात्मक कार्य, दूसरा है संरक्षण तथा मैंडेट संबंधी कार्य, तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा संबंधी कार्य, चौथा है आर्थिक, सामाजिक और मानव कल्याण संबंधी कार्य, और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे प्रशासनात्मक कार्य। राष्ट्रसंघ वर्साय संधि की उपस्थिति और उससे ये आशा की गई थी कि यह शांति संधियों के क्रियान्वयन में सहयोग देगा और राष्ट्रसंघ पर संधियों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इतना ही नहीं, संधियों के सामान्य प्रशासन के अतिरिक्त राष्ट्रसंघ को सार की घाटी और डैनजिंग प्रशासन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। वर्साय संधि द्वारा राष्ट्रसंघ को सार बेसिन पर 15 वर्षों तक शासन करने का अधिकार मिला था। ऐसा निर्णय फ्रांस को खुश करने के लिए किया गया था और शर्तों के अनुसार परिषद द्वारा 5 सदस्यों के कमीशन को उक्त क्षेत्र पर शासन का अधिकार दिया गया था। जनमत संग्रह के निर्णय के आधार पर 1 मार्च 1935 को राष्ट्रसंघ ने सार का प्रशासन जर्मनी को सौंपकर अपने दायित्व से उसने मुक्ति पा ली। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित डैनजिंग एक जर्मन बाहुल्य प्रदेश था, परंतु पोलैंड को संतुष्ट करने हेतु उसे भी जर्मनी से पृथक राष्ट्रसंघ के संरक्षण में एक स्वतंत्र नगर बना दिया गया था। इसके प्रशासन हेतु एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। डैनजिंग को अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वशासन प्रदान किया गया, किंतु इसकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो पोलैंड को सौंप दी गई। इसके विदेशी संबंधों के संचालन का अधिकार भी पोलैंड को दे दिया गया और इस व्यवस्था के कारण वहाँ के लोग जो थे वो जर्मनी के खिलाफ हो गए। डैनजिंग बंदरगाह पर नियंत्रण तो पोलैंड के हाथों में था, अतः डैनजिंग नगर और बंदरगाह के बीच भी कई प्रकार के झगड़े जो है वो होते रहे और 1939 में डैनजिंग और पोलिश गलियारे की समस्या को लेकर जो है वो द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया। तीसरा इसके कार्यों में आता है संरक्षण प्रथा या मैंडेट संबंधी कार्य। संरक्षण प्रथा को मैंडेट सिस्टम, समादेश प्रथा, अधिदेश पद्धति आदि नामों से पुकारा जाता है। संरक्षण प्रथा की संज्ञा उस प्रणाली को दे दी गई जो प्रथम महायुद्ध के समय के अंत में टर्की और जर्मनी के लिए उपनिवेशों का कल्याण और विकास सभ्य देशों के संरक्षण में करने के लिए स्वीकार किया गया था। राष्ट्रसंघ को जो प्रदेश और उपनिवेश प्राप्त हुए थे, उसके शासन का अधिकार विभिन्न सदस्यीय राष्ट्रों को सौंप दिया गया था, जिन्हें संरक्षक राज्य की संज्ञा दी गई थी। ये संरक्षक राज्य राष्ट्रसंघ के समझौते के अनुसार उन्हें सौंपे गए प्रदेशों का शासन करने
उनकी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्र संघ की परिषद को भेजते थे। कुल मिलाकर यह व्यवस्था इतने स्पष्ट रूप से साम्राज्यवादी लक्षणों से जुड़ी हुई थी कि इसने राष्ट्रसंघ को बदनाम करके ही छोड़ा। फिर भी इस व्यवस्था ने विश्व व्यवस्था संबंधी एक नवीन दृष्टिकोण की स्थापना की। इसने इतिहास में पहली बार संरक्षण के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्रदान की। 1946 ईस्वी में द्वितीय महासमर के बाद संरक्षण प्रणाली का अंत करके संयुक्त राष्ट्र संघ में ट्रस्टीशिप की पद्धति शुरू की गई। अब है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संबंधी कार्य। इसमें प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों के सम्मुख सबसे जो बड़ी समस्या थी वो थी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना। यूरोप के विभिन्न राज्यों में बसने वाले लगभग 3 करोड़ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का कार्य राष्ट्रसंघ को सौंपा गया, किंतु ये कार्य जो है वो आसान नहीं था और उनकी रक्षा के लिए उसने कई सारे समझौते किए। और ये जो समझौते किए गए उनमें मुख्य जो उद्देश्य थे उनका ये था, उद्देश्य निम्नलिखित थे, जिसमें अल्पसंख्यकों के जीवन और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की व्यवस्था करना, उनके धर्म एवं विचारों का आदर करना, उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, विधि के समक्ष समान व्यवहार रखना, सबको समान सुविधाएं और नौकरी के अवसर प्रदान करना, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना, अदालतों और धार्मिक मामलों में अपनी भाषा के इस्तेमाल की छूट देना। इन लक्ष्यों की पूर्ति की जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रसंघ की अल्पसंख्यक समिति को सौंपी गई। फिर है आर्थिक, सामाजिक और मानव कल्याण संबंधी कार्य। राष्ट्रसंघ ने केवल शांति स्थापना, शस्त्रों के निर्माण एवं युद्ध की संभावनाओं को रोकने तथा अल्पसंख्यकों को संरक्षण देकर उनकी प्रगति के लिए अवसर प्रदान करने जैसे कार्य ही नहीं किए। उसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में सहयोग को बढ़ावा देकर आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान और मानव कल्याण संबंधी कार्य भी किए। संभवतः मानव इतिहास में पहली बार खाद्यान्न और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, बीमारियों की रोकथाम, शरणार्थियों के लिए जीविकोपार्जन तथा शिक्षा और संस्कृति के विकास के द्वारा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए मानव कल्याण का बीड़ा उठाने का कार्य जो है वो राष्ट्रसंघ ने किया। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने 1923 में एक स्थायी स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की और इस संगठन का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को बढ़ावा देना। बाल विकास, नारी कल्याण, वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाने की दिशा में भी राष्ट्रसंघ ने सराहनीय कार्य किया। दास प्रथा, बेगारी को दूर करने के लिए राष्ट्रसंघ ने कई कदम उठाए। राष्ट्रसंघ ने बौद्धिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति स्थापित की। उसके प्रमुख जो कार्य थे उनमें थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन, शिक्षा संबंधी सूचना एकत्रित करना, स्मारकों एवं कलाकृतियों की सुरक्षा, राष्ट्रसंघ के विषय में युवकों को प्रशिक्षण, प्रौढ़ एवं श्रमिकों की शिक्षा व्यवस्था, नाटक, गीत एवं कार्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को सहयोग देना। अब है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी कार्य। राष्ट्रसंघ का प्रमुख कार्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। शांति स्थापना के क्षेत्र में राष्ट्रसंघ ने 20 वर्ष के जीवन काल में 60 से अधिक विवाद उनके सम्मुख
प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 11 ऐसे मामले थे जिनमें राष्ट्रसंघ को पूर्ण सफलता मिली। और राष्ट्रसंघ को जो विवादों में सफलता मिली उनमें कुछ प्रमुख विवाद इस प्रकार रहे। युगोस्लाविया का अल्बानिया पर आक्रमण, जिसमें राष्ट्रसंघ ने अल्बानिया को स्वतंत्र राज्य घोषित कर अपना सदस्य बना लिया था। इसके बावजूद 1921 में युगोस्लाविया ने सीमा विवाद के बहाने अल्बानिया पर आक्रमण कर दिया और राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप करने पर युगोस्लाविया की सेनाएं जो है वो हटी, वहाँ से हटानी पड़ी उन्हें। दूसरा है आयरलैंड विवाद, जिसमें 1921 में आयरलैंड द्वीप समूह के स्वामित्व के प्रश्न को लेकर फिनलैंड और स्वीडन के मध्य विवाद खड़ा हुआ। राष्ट्रसंघ ने फिनलैंड के पक्ष में निर्णय देकर विवाद को समाप्त किया। फिर है साइलेशिया का प्रश्न। साइलेशिया पर अधिकार करने के प्रश्न को लेकर जर्मनी और पोलैंड में विवाद हुआ और राष्ट्रसंघ ने इसका समाधान किया। मैमल विवाद, वर्साई की संधि के अनुसार मैमल का प्रदेश पोलैंड को मिला, परंतु 1923 में लिथुआनिया की फौजें मैमल में प्रवेश कर गई और वहां एक अस्थायी सरकार उन्होंने बना दी। राष्ट्रसंघ के सम्मुख समस्या के उपस्थित होने पर उसने मैमल के बंदरगाह को छोड़कर संपूर्ण मैमल क्षेत्र का स्वामी जो है लिथुआनिया को माना, किंतु साथ ही मैमल वासियों को आंतरिक स्वतंत्रता मिली और मैमल जो बंदरगाह है पर शासन करने का अधिकार जो है उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना हुई। फिर है मोसुल विवाद। 1924 में राष्ट्रसंघ के सम्मुख मोसुल विवाद आया। मोसुल के समृद्ध तेल क्षेत्र जो थे वो उस पर तुर्की, ईरान और ब्रिटेन अपना अधिकार करना चाहते थे। संघ ने जांच पड़ताल की और मोसुल का क्षेत्र जो है वो इराक को दिलाया। फिर है यूनान और बल्गारिया सीमा विवाद। 1925 में यूनान और बल्गारिया के बीच सीमा विवाद इस हद तक पहुंच गया था कि यूनान ने बल्गारिया पर आक्रमण कर उसके एक प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। राष्ट्रसंघ ने यूनान को आक्रामक बताकर सेनाएं हटाने और मुआवजा देने का निर्देश दिया। उसने सेनाएं हटा ली और क्षतिपूर्ति की रकम भी उसे चुकानी पड़ी। फिर है लुटेशिया विवाद। दक्षिणी अमेरिका में ब्रिटिश कोलंबिया और पेरू की सीमा पर लुटेशिया का बंदरगाह था, जिस पर 1932 में कोलंबिया का अधिकार था, परंतु पेरू ने उस पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप करके उसे कोलंबिया को लौटा दिया। अब कुछ ऐसे विवाद हैं जिस पर वो असफल रहा, जिसमें से कुछ विवादों के नाम मैं बताती हूँ आपको। लिथुआनिया विवाद, कॉर्फ विवाद, मंचूरिया विवाद, इथोपिया विवाद, हिटलर के अनैतिक कार्य, रूस पर फिनलैंड का आक्रमण, स्पेन का गृह युद्ध, ये सब कार्य विवाद थे जिस पर वो राष्ट्रसंघ सफलता हासिल नहीं कर पाया। अब हम देखते हैं राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण कि राष्ट्रसंघ असफल क्यों रहा। सर्वप्रथम है राष्ट्रसंघ का निर्माण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक निपटारे के लिए किया गया था और भविष्य में युद्ध को असंभव बनाने के उद्देश्य से भी इसका निर्माण किया गया था, परंतु राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। 1939 के आसपास राष्ट्रसंघ एक मिस्री ममी की तरह निर्जीव संगठन बनकर रह गया। जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन करने का प्रश्न उठा तो 19 अप्रैल 1946 को राष्ट्रसंघ का विधिवत दफन कर दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रसंघ असफल क्यों रहा। तो इसकी असफलता के कुछ प्रमुख कारणों पर हम नज़र डालेंगे।
सर्वप्रथम है वर्साय संधि से राष्ट्रसंघ का संबंध जुड़ा होना। राष्ट्रसंघ का जन्म वर्साय संधि के अंतर्गत हुआ था, जैसा कि आपको पता है। वर्साय संधि अपने आप में पूर्ण नहीं थी, उसने असंतोष को जन्म दिया। वर्साय संधि की धाराएं जो थी, उसके अलावा लॉर्ड जॉर्ज की साम्राज्यपरक प्रवृत्ति, विल्सन की आदर्शवादिता और क्ले मांशो की स्वार्थपरता का सुंदर नमूना थी। अतः पराजित राष्ट्रों के साथ शर्तें जो है वो लाद दी गई थी और उनका ये घोर अपमान किया गया था। अतः पराजित राष्ट्र जो थे वो शक्ति प्राप्त करके वर्साय की धारा को तोड़ फोड़ कर पुनः प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में शांति का कार्य राष्ट्रसंघ को सौंपा गया। जब तक पराजित राष्ट्र पूर्ण शक्ति अर्जित कर पाए, राष्ट्रसंघ को सफलता मिली। किंतु जैसे ही पराजित राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली आदि ने शक्ति अर्जित की और उन्हें हिटलर और मुसोलिनी और फ्रैंको जैसे नेतृत्व मिला, राष्ट्रसंघ की असफलता का सिलसिला शुरू हो गया। वर्साय की धाराओं की अवज्ञा राष्ट्रसंघ की अवहेलना समझा गया। इसीलिए नॉर्मन वेंटविच ने भी लिखा है कि लीग एक बदनाम माँ की अवैध संतान थी। दूसरा है संवैधानिक दुर्बलता। संवैधानिक दुर्बलता में कुछ संवैधानिक दुर्बलताएं थी इसकी। इसमें सर्वप्रथम है राष्ट्रसंघ के सदस्य उसकी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं थे और उन पर किसी तरह का नैतिक बंधन नहीं था। दूसरा है किसी भी राष्ट्र को अपराधी घोषित करने का निर्णय परिषद द्वारा सर्वसम्मति से करना पड़ता था, किंतु उनके राष्ट्रों के आपसी स्वार्थ जो है वो टकराते थे, इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो पाता था, कठिन था। तीसरा, यहाँ हम देखते हैं राष्ट्रसंघ की कार्यप्रणाली जटिल थी। चौथा है संघ के संविधान में युद्ध का पूर्ण निषेध नहीं किया गया था, केवल आक्रामक युद्धों को अवैध घोषित किया गया था, जबकि रक्षात्मक युद्धों को वैध माना गया था। ये बताना आसान नहीं था कि कौन सा युद्ध आक्रामक है और कौन राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में जो है युद्ध करने को उतारू हो जाता था। इसके बाद है राष्ट्रसंघ के पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तंत्र नहीं था। राष्ट्रसंघ के पास स्थायी और स्वतंत्र आय के साधन नहीं थे, जिसके कारण उसे सदैव आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। अब है तीसरा कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का असहयोग। राष्ट्रसंघ का दुर्भाग्य था कि उसकी निर्माता राष्ट्र जो था अमेरिका राष्ट्र, उसका सदस्य नहीं बन सका। अमेरिका जैसी महाशक्ति की पृथकता से राष्ट्रसंघ की नींव जो है वो कमजोर पड़ गई। अमेरिका द्वारा राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बनने के कारण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राष्ट्रसंघ के अस्तित्व पर कुप्रभाव पड़ा। इसके उदाहरण हम देखते हैं कि राष्ट्रसंघ के संविधान को मानने के लिए अमेरिका बाध्य नहीं था। यदि किसी राष्ट्र पर या राज्य पर राष्ट्रसंघ प्रतिबंध लगाता था तो वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति जो है वो अमेरिका से कर लेता था। अमेरिका के पृथक हो जाने से ब्रिटेन और फ्रांस ने राष्ट्रसंघ के आदर्शवादी परंपराओं के स्थान पर संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण नीतियों को आश्रय देना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका जैसे देश के सदस्य नहीं बनने के कारण ये संगठन जो है वो सार्वभौमिक संगठन का रूप धारण नहीं कर सका। अमेरिका द्वारा सदस्य नहीं बनने के कारण फ्रांस की सुरक्षा के लिए की गई एंग्लो अमेरिकन गारंटी का कोई अर्थ नहीं रहा। फ्रांस अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होगा। उसे गुटबंदी की नीति अपनाई उसने, और इससे क्या हुआ कि विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो गया और विश्व वापस युद्ध के दोराहे पर आ खड़ा हुआ। फिर है राष्ट्रसंघ का सार्वभौम न होना। राष्ट्रसंघ की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि विश्व के अधिकांश राष्ट्र उसके सदस्य हों
परंतु राष्ट्रसंघ के इतिहास में कभी भी ये मौका नहीं आया जब विश्व के सभी राष्ट्र इसके सदस्य रहे हों। फिर है राष्ट्रसंघ के प्रति सदस्यों के विभिन्न दृष्टिकोण। राष्ट्रसंघ की सफलता के लिए आवश्यक था कि जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं किसी भी ज्वलंत मुद्दे को लेकर एक समान दृष्टिकोण अपनाएं ताकि दोषी राष्ट्र के विरुद्ध जो है वो एकदम कुछ कदम उठाए जा सके। परंतु इसके जो सदस्य राष्ट्र थे वो अपने स्वार्थवश जो है वो विरोधाभास हमेशा एक साथ निर्णय नहीं ले पाए। अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समय ये देखने में आया कि उनके सदस्यों ने अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के नाम पर विश्व शांति और न्याय का गला घोट दिया। मार्गेलियो ने ठीक ही लिखा है कि राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शांति स्थापित करने में असमर्थ रहा क्योंकि संप्रभु राष्ट्र अपनी नैतिकता एवं नीतियों को राष्ट्रसंघ के नैतिक एवं राजनीतिक लक्ष्यों के ऊपर कायम रख सकते थे। अगला कारण है इसका विश्वव्यापी आर्थिक संकट। 1930 में आर्थिक संकट ने भी राष्ट्रसंघ को क्षति पहुंचाई। प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक संकट के कुप्रभाव से मुक्त होने के लिए अन्य राष्ट्रों की चिंता किए बगैर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आर्थिक उपायों का सहारा लेने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास को आघात पहुंचा। और इस आर्थिक संकट ने जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद और जापान में सैनिकवाद को पनपने का मौका दिया। फिर है अधिनायकवाद। राष्ट्रपति विल्सन और उसके सहयोगियों का विश्वास था कि राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य सामूहिक रूप से विश्व शांति, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास में प्रयत्नशील रहेंगे। परंतु यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के कारण कई कारणों से जर्मनी, इटली और स्पेन में अधिनायकवाद शक्तियों की स्थापना हुई। हिटलर, मुसोलिनी और जनरल फ्रांको से युद्ध की उम्मीद नहीं की जा सकती थी क्योंकि वे हर संभव उपाय द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहते थे। अब है राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन। ये सत्य है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राप्त उसकी उपलब्धियों को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। मानव इतिहास में ये पहला अवसर था जबकि राष्ट्रसंघ के जीवन काल में पददलित, अल्पसंख्यकों, रोगियों, शरणार्थियों, अशिक्षितों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार करके उनके निवारण का सामूहिक प्रयत्न किया गया। पहली बार नशीली वस्तुओं, नारियों के व्यापार और बच्चों पर होने वाले अत्याचार और दास और बेकार प्रथा के विरुद्ध राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू हुए। ये स्मरण रहे कि अपने जन्म के पहले दशक में तो राष्ट्रसंघ को सफलता मिली, किंतु 1930 के उपरांत द्वितीय महायुद्ध तक राष्ट्रसंघ शांति स्थापित करने के दायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं कर पाया। परंतु यह असफलता वास्तव में राष्ट्रसंघ की असफलता न होकर सदस्य राष्ट्रों की असफलता मानी जानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रसंघ स्वयं शक्ति का स्रोत नहीं था, अपितु उसकी शक्ति का जो स्रोत है वो उसके सदस्य राष्ट्र थे। सदस्य राष्ट्रों के सहयोग की भावना के अभाव में जो राष्ट्रसंघ है वो मजबूरन उसने अपने मृत्यु लेख पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी वो उसकी डिसॉल्व हो गया। वो राष्ट्रसंघ ने विश्व इतिहास में पहली बार दुनिया के राजनीतिज्ञों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जिसके माध्यम से वे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपने विचार, सुझाव व्यक्त कर सकते थे। या यह कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के गुटों की कूटनीति के बदले में राष्ट्रसंघ ने खुली कूटनीति की परंपरा शुरू की। यद्यपि जो संघ है वो असफल रहा, राष्ट्रसंघ ने ही विश्व मानवता को सहयोग और सह अस्तित्व का प्रथम सबक सिखाया।
काश इसके सदस्य निस्वार्थ भाव से इसका उपयोग करने का निश्चय करते तो राष्ट्र संघ शांति का एक यादगार उपकरण सिद्ध होता। धन्यवाद।